वैसे हम लोग किए, हम जाके 10 दिन खड़े हो गए, सर को बोले सर कुछ केस लड़ना हमको, हमें वकील से नहीं लड़ाना। तो फिर सब चुप हो गए, शांत हो गए। उसके बाद केस चलता रहा, 11 साल हाईकोर्ट में केस चला। 3 साल तक इस बीच में हम लोगों ने खुद अपने केस की पैरवी की और इस दौरान इतने सारे कठिन दौर से गुजरना पड़ा। आज लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जीवन में कभी भी मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो आपको तोड़ने के लिए कभी नहीं आती, वो आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। आप कभी किसी समस्याओं से मत घबराइए, आप बस उस समस्या को समझिए और उसका समाधान आप किस तरह से निकाल सकते हैं इस दिशा में कोशिश कीजिए। हम लोगों ने यही किया, जो भी समस्या आई हम लोगों ने एक वकील के एक कोर्ट में जो है एक मुंशी क्या काम करता है, एक वकील क्या काम करता है, एक बाबू क्या काम करता है, फाइलिंग सेक्शन में क्या होता है, मतलब कोर्ट की जितनी कार्यवाहियां जो होती है, यहाँ तक कि हम लोग खुद अपने घर में टाइप कर करके लेटर को बना के कोर्ट में हम लोग पेश करते थे। हम लोग सारी कार्यवाहियां कोर्ट की हम लोगों ने खुद की, हमने लॉ नहीं किया, हमने कानून नहीं पढ़ा, लेकिन हम कानून की सारी प्रक्रिया को समझ गए इस केस को लड़ते लड़ते। और एक समय ऐसा भी आया, बड़ा भागा शायद हमको इस दौरान सभी बोलते थे, मेरे घर के लोग भी बोलते थे, तुम लोग कहाँ के वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए हो, नहीं कुछ होने वाला, सरकार के खिलाफ कोई फैसला नहीं देते हैं और तुम लोग कभी नहीं जीत पाओगे। सब बोलते थे, सबका सुनते थे, लेकिन क्या करें, छोड़ तो सकते नहीं थे। आदत जो गंदी पड़ी है, एक बार पकड़ लिए, एक बार ठान लिए तो करना है ही, पीछे तो हटना नहीं है। बस इसी जिद के कारण बस छोड़े नहीं और लड़ते रहे। बस प्रकृति शायद चाहती थी इस केस का कुछ अच्छा हो जाए, तो एक नए जस्टिस सर आए, दीपक गुप्ता सर, उनके आने के बाद ही हमारे केस में कुछ पैरवी शुरू हुई। बड़ा दुख इस बात का लगता है कि हाई कोर्ट में 13 जजेस थे, सारे जज हम लोग के केस को सुनेंगे नहीं बोलते थे। हम जाके वहाँ रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस में जाके पूछते थे कि भाई क्या कारण है, क्योंकि आम आदमी नहीं समझ पाता आखिर कोई जज किसी का केस क्यों नहीं सुनना चाहता। हम तो कोर्ट का कानून से जानते नहीं, हम तो पूछे उनसे भाई क्या कारण है कि कोई जज हमारा केस क्यों सुनना नहीं चाहते भाई। तो वो बताते हैं मैडम आपके केस में जितने जज है ना, यहाँ कोर्ट में जितने जज हैं, कुल 13 जज हैं, इनमें से सारे जज के कोई ना कोई रिलेटिव उसमें सेलेक्टेड है, कोई ना कोई चयनित है उस परीक्षा में, कोई ना कोई डिप्टी कलेक्टर बना है, डीएसपी बना है, नायब तहसीलदार बना है, इसलिए इन लोग नहीं केस का फैसला कर सकते आपका। तो हम बोले हमारे केस का फैसला करेगा कौन? अगर आप सबके सब नहीं कर सकते तो हमारा केस एक काम कीजिए, मध्य प्रदेश में ट्रांसफर कर दीजिए। अगर छत्तीसगढ़ में नहीं कर सकते न्याय तो मध्य प्रदेश में कर दो, हम लोग वहां जाके लड़ेंगे कम से कम। तो ये भी नहीं आ रहा हालांकि, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमारे अच्छे जस्टिस सर आए, दीपक गुप्ता सर आए, उन्होंने आते ही पता नहीं कैसे केस उन्हीं के केस बेंच में चला गया, हम तो नहीं जानते, बस फोन आया कि मैडम आप लोगों का केस लग गया है, आप लोग आ जाइए कोर्ट। हमने कहा ठीक है सर आते हैं। संतोष जी हमेशा मेरे साथ हर इस लड़ाई में हर कदम पर साथ रहे। वो मुझे हमेशा, मैं कभी भावनाओं में बह जाती थी, बहुत कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो जाती थी, लेकिन वो मुझे कूल करते थे, अरे शांत रहे, कलम अपना ठीक से चला, कलम सही चलेगा तो कोर्ट में भी सही बात रख पाओगे, कलम सही नहीं चलाओगे तो कोर्ट में सही बात नहीं रख पाओगे। तो उनके कारण हम लोग, जैसे हम परीक्षा तैयारी करते थे वैसे हम कोर्ट के केस की तैयारी करते थे कि कैसे हम पूरा पॉइंट जज को हम बताएं, उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पहला प्राथमिकता यही होता था कि भाई केस के बारे में बताओ, सीधा दस्तावेज दिखाओ और समझाओ, यही चलता था कोर्ट में। तो यही चीजें हम लोग करते आ रहे थे, लेकिन इस दौरान इतने मतलब कोर्ट की इतनी भयानक और बेकार परिस्थितियां देखने को मिली कि एक जिस समय टीपी शर्मा सर थे जिसके बेंच में हमारे केस का फैसला होना था, उस दिन फाइनल जजमेंट होना था, उस दिन अचानक से जज पलट गए। जज बोलते हैं कि मैं केस की सुनवाई नहीं करूंगा। मैं तो कुछ भी नहीं समझ पाई थी, ये सब मुझे बोले चलो बाहर निकलो, चलो हो गया। मैंने कहा हुआ क्या, केस का फाइनल डिसीजन था, हुआ क्या? तो ये बोलते हैं कि जज नहीं सुनूंगा बोलती है। मैंने कहा क्या, क्यों भाई? और इधर बाकी जो वकील थे 45-46 वकील एक तरफ खड़े होते थे, हम लोग 1 जन 2 जन एक तरफ खड़े होते थे। तो वो सारे वकील लोग ना उस दिन मैं पहले बार गंदा दृश्य देखे हुए, बहुत बेकार देखा कि वो लोग ठहाके मार के कोर्ट में हंस रहे थे, खूब ठहाके लगा रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी उस समय। मैं बोली ये हो क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं?
आज फाइनल हियरिंग था, हमारा खारिज हो गया, ठीक है नहीं किया डिसीजन, आज कोई बात नहीं। लेकिन वकील हो के इतने बड़े बड़े हाईकोर्ट के इतने सीनियर वकील हो के ये लोग मिठाई बांट रहे हैं, ठहाके मार के हंस रहे हैं और हम लोग के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं कि अरे इन पर्सन लोग क्या लड़ोगे। हम लोग को बोलते हैं वो वकील लोग कि अरे तुम इन पर्सन लोग क्या लड़ोगे, तुम लोगों को तो फुटबॉल की तरह मैदान में दौड़ा दौड़ा के छका छका के हराएंगे। ये उनका कमेंट था सीनियर एडवोकेट लोगों का। हम लोग को उनकी बातें सुने जरूर दुख तो लगा समझ में, लेकिन क्या करते। लेकिन जब हम लोग की बारी आई तो उन्होंने फिर से वही दांव खेला। आज भी सुप्रीम कोर्ट में यही चल रहा है इस केस में। आज भी सुप्रीम कोर्ट में 7 साल हो गया ये केस को लगे हुए और आज भी वही चल रहा है। जैसे यहाँ हाई कोर्ट में बोलते थे बस सामने वाले जो रिस्पोंडेंट हैं, जो सिलेक्टेड हुए हैं, उन लोग अपना जवाब देते नहीं है समय पर, सालों साल लगा देते हैं जवाब देने में, सालों साल लगा देते हैं, इसलिए केस अटके पड़े रहता है। तो इसी कारण से क्या है ना, उस समय भी जब नए चीफ जस्टिस सर आए थे, दीपक गुप्ता सर, उस समय भी यही कहा गया था कि भाई रीडिंग कंप्लीट नहीं है, अभी जवाब पूरा नहीं हुआ है सर। तो हमने कहा सर 11 साल हो गया है, 11 साल में ये जो जवाब नहीं दे पाए, अब क्या देंगे, अब क्या देंगे जवाब, कम से कम इतने साल हो गए, तब तो फैसला कीजिए कुछ। तो फिर बोले कि ठीक है हम एक काम करते हैं, तो हम बोले कि हम 15 जुलाई के बाद का केसी देते हैं बोले। तो एक सर शुक्ला सर खड़े सीनियर एडवोकेट हैं वो भी पीएससी के, वो बोलते हैं कि भाई हम सर आउट ऑफ स्टेट रहेंगे, हम नहीं रहेंगे यहाँ। तो बोले अरे ऐसा है तो फिर एक काम करते हैं, चलो आगे का और डेट देते हैं। तो एक जने बोलते हैं सर कि ईद है सर मैं नहीं आ पाऊंगा। तो मेरा दिमाग खराब हुआ सर, मैं क्या बताऊँ, 11 साल से झेलते फंस गए थे हम लोग। हमने कहा सर कि हमेशा से ऐसे ही बहाना मारते आए हैं, इसी के कारण यही है सर कि 11 साल में आज तक फैसला नहीं हुआ है, ये हमेशा से 11 साल से ऐसे करते आए हैं, आप कुछ कीजिए सर करके। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है 8 तारीख को भी नहीं देंगे, 15 तारीख को नहीं देंगे, 1 तारीख से केसेस शुरू करते हैं बोले। मतलब 1 जुलाई से जो केसेस शुरू हुआ हमारा, वो कंटिन्यू 7 तारीख तक चला और हर डेट को हमारा बेसिस रहता था। और बड़े अच्छे से उन्होंने सुना, पूरे इत्मीनान से सुना। और जो लोग हम लोग को फुटबॉल की तरह छका छका के हराएंगे बोलते थे, उन लोगों का एसी कमरे में ना पसीना छूट जाता था। हाँ ये सच्ची बात है कि जो आदमी कानून की जानकारी नहीं रखता है कोई बात नहीं, जो आदमी अपने बारे में जानकारी रखता है, अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी रखता है और उस समस्या का समाधान हम इस तरह से कर सकते हैं, अगर वो इस बात की जानकारी रखता है तो वो अपना समस्याओं का इलाज वो कर सकता है। हमें बहुत जरूरी है इसी बात को समझने की, हमारे सामने समस्याएं हैं, वो समस्याएं क्यों हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो समस्याएं क्यों है यह जान करके उस समस्याओं को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इस दिशा में पहल करना बेहद जरूरी है। और हम लोग उस केस को हम जीते भी, समय लगा 11 साल, लेकिन हम लोग जीते। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 7 साल हो गया है, बस इन पर्सन लड़ नहीं पाएंगे, दिल्ली बहुत दूर है, नहीं तो वहाँ भी शायद लड़ जाते बस। लेकिन वकील सही है, बस जजेस अच्छे नहीं मिल रहे, बस हम क्या कर सकते हैं उसमें। और ये तो रहा हम उनका छत्तीसगढ़ पीएससी का स्ट्रगल। और संक्षिप्त में मैं जेल का, क्योंकि जेल की दुनिया से आम जनता जो है काफी पृथक रहती है, वो समझ नहीं पाती जेल के अंदर क्या है, कैसी स्थितियाँ रहती है। वहाँ भी महिलाएं रहती हैं, वहाँ भी उनके साथ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो 6 साल से कम उम्र के रहते हैं, उनके लिए वहाँ रहने की व्यवस्था होती है। बस दुख इस बात का है कि जब से मैं जेल विभाग में आई हूँ, 15 साल हो गए हैं यहाँ सेवा करते करते, लेकिन सारे जितने मुझे मेरे वरिष्ठ मिले वो किसी ने सेवा भावना नहीं दिखाया, सब केवल अपना स्वार्थ सिद्धि में लगे रहे। और जगदलपुर केस का तो जो मैंने लिख दिया, लिखना ही कितना बड़ा गुनाह हो गया मेरा, वो तो एक सच्चाई थी, मैंने सच्चाई ही लिखी थी। सच बोलना और सच लिखना दोनों गुनाह है, लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं और लिखेंगे नहीं तो कैसे परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा परिवर्तन। आवाज तो उठानी होगी, कलम तो चलाना होगा। जगदलपुर की घटनाएं तो खैर आप लोग जानते होंगे, सोशल मीडिया में वायरल हो गया था, लेकिन वायरल होगा वो मैं नहीं सोच के लिखी थी। बस उस समय एक गुस्सा था, एक ग्रुप में मुझे जोड़ा गया था, सेना का ग्रुप था वो, पूरे सेना बटालियन वाले सारे लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए थे। और उस ग्रुप में जुड़ के ना बस्तर के आदिवासियों के लिए बहुत बुरी बुरी बातें बोली जा रही थी कि वहाँ हर बस्तर के हर आदिवासी नक्सली है और इसलिए हर बस्तर के हर घर में घुस घुस के उनको मारो, इस टाइप की बातें चल रही थी। दिमाग में एकदम मेरा ये हो गया था, पूरा डिस्टर्ब हो गई थी। और तब फिर उस स्थिति में ना मुझे जगदलपुर की वो घटना याद आई थी
जब मैं जेल में सेवारत थी, 2008-9 की बात है, 2008-9 की बात है। उस समय 14 से 16 साल की छोटी छोटी बुढ़िया हमारी आदिवासी बच्चियों को जब जेल में लाया गया था, नक्सली केस में लाया गया था, सही है गलत है कौन जाने, लेकिन वो बच्चियां जब जेल के अंदर आई थी, मैं महिला जेल की प्रभारी थी जगदलपुर जेल में, मैंने उनको वहाँ पर देखा, बच्चियां छिपा रही थी, बहुत भीड़ थी सब। मैंने उनसे कहा कि क्या हुआ, कैसे छिपा रहे हो, क्या बात है। तो एक तो डरे सामने रहते हैं, वर्दी में मैं थी, ये भी वर्दी वाली, बाहर भी पुलिस भी वर्दी वाला था जो टॉर्चर किया था उनको, तो वो लोग डरे समय थे। तो नहीं, बाकी जेल के बताया नहीं मैडम ऐसी नहीं है, तुम बताओ मैडम को कि इसको बताओ, इसको क्या बात है उसको। तो फिर ना वो छोटी छोटी बच्चियां रोते रोते बताई थी, और मैंने देखा तो मैं रोई थी, बहुत रोई थी उस दिन, क्योंकि ना उन बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की स्तन में और दोनों हाथों की कलाइयों में करंट लगाया गया था, जिसका निशान मैंने स्वयं से देखा था। मैं पहली बार जिंदगी में किसी को करंट लगाने से कैसा निशान बनता है ये मैंने देखा था। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी, और बच्चे रोए जा रहे थे और मैं भी रोई। मैं डॉक्टर को भी बताई कि मैडम आप इसका इलाज कराइए, इसका रिपोर्ट बताइए, मुझे कोर्ट भेजना है, लेकिन मैडम ने मदद नहीं किया। उसी बात को मैंने सोशल मीडिया में मैंने लिख दिया था। सरकार को चाहिए था कि इस पर जांच करवाते कि वास्तव में ऐसा कोई दुर्घटना घटा था कि नहीं, वो नहीं किए, वो हमारे खिलाफ सब कार्रवाई कर डाले। हम कोई जो भी है प्रशासनिक चलती है लड़ाइयाँ है ना, वो तो चली रही है, और सजा भी दे दी है, मुझे कोई बात नहीं है। कभी कभी अच्छे कार्य करने पर भी सजा मिलती है, उसको स्वागत करना चाहिए उसका। एक चीज बस, चूंकि प्रशासनिक वाली बातें आ रही हैं है ना, तो प्रशासनिक बातों में मैं एक चीज ये कहना चाहती हूँ कि हम ठीक है, सिस्टम में सुधारने के लिए सिस्टम में घुसना तो जरूरी है, बिना घुसे बाहर से ही बोल के सिस्टम को हम नहीं सुधार पाएंगे, इसलिए सिस्टम में आना भी जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि सिस्टम में हम जब भी आए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि नियमों का ज्ञान बहुत जरूरी है। जैसे हम अगर आज लड़ के कानून की लड़ाई लड़ के, या मैं प्रशासन में रह करके, मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे साथ जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। मेरे साथ जितना बुरा से बुरा हुआ, आज बदतर से बदतर हुआ और अभी हो रहा है, वो भी मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि ना इन चीजों से ना मैं मजबूत ही बनी हूँ। जितना नियम कानून ना मेरे अधिकारी नहीं जानेंगे ना, मुझसे ज्यादा नियम कानून में पढ़ के जान गए हैं। और ना अब मेरे अधिकारी मुझसे इस बात के लिए डरते रहते हैं कि ये लड़की कोई नियम उठा करके फिर हमारे सामने न ले आते। एक चीज और अच्छी बात यह है कि सिस्टम में अगर आप सही काम करेंगे ना, और नियमों का ज्ञान आपको रहेगा, तो आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे गलत काम नहीं करा सकते। मेरे वरिष्ठ अधिकारी कई बार मुझे बोलते हैं कि मैडम ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। मैं सीधा पुस्तक ले जाके दिखाती हूँ नियम का, सर नियम पढ़िए, आप इसके साथ 3 महीने से ज्यादा किसी को निलंबित नहीं रख सकते, या जिसके साथ ये नहीं कर सकते, और उसके बाद आगे समय निकलवा देते हैं, है ना। तो ये चीज होता है जब हम नियमों का ज्ञान रखते हैं, चाहे वो सुविधाएं उनका सिविल सेवाचरण नियम हो या कोई भी चीजें हैं जो आपसे संबंधित है प्रशासनिक सेवा से, उन नियमों का ज्ञान बहुत जरूरी है। साथ ही कुछ कानूनों की जानकारी भी जरूरी है, नहीं तो ये वर्दी वाले, मैं वर्दी वाली हूँ, लेकिन वर्दी वाले जो है ना वो बड़े कुछ भी चीज कर सकते हैं, है ना। और हम लोग को नक्सली तो पहले ही बोल चुके हैं, कोई नई बात तो नहीं है हमारे लिए, बस प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, यही बस है वो, है ना। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद आप सभी को, सेवा